अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दुनिया के साथ। मैं हूं आपके साथ आपकी मेज़बान आसमा इकबाल। नाज़रीन, आज प्रोग्राम में हम सबसे पहले बात करने जा रहे हैं दो ऐसे ममालिक की जिनके दरमियान दूरियां बढ़ती चली जा रही हैं। ये ममालिक हैं कनाडा और भारत। आप जानते हैं कि कैनेडियन शहरी हरदीप सिंह के मर्डर के मामले पर इन दोनों ममालिक में दूरियां इस हद तक बढ़ चुकी हैं कि अब भारत ने हठधर्मी और गैर जिम्मेदाराना तर्ज अमल इख्तियार करते हुए कनाडा के 41 सिफारतकारों को निकल जाने का हुक्म दिया है और साथ ही ये धमकी भी दी है कि अगर 10 अक्टूबर तक सिफारतकारों ने उनका मुल्क नहीं छोड़ा तो उनको हासिल सिफारती इस्तिस्ना ख़त्म कर दिया जाएगा। उधर कनाडा ने इल्ज़ाम ये आयद किया था कि भारत की सरकार उसके शहरी के कत्ल में मुलव्वस पाई गई है। कनाडा में नाज़रीन किसी भी दूसरी हुकूमत की जानिब से इस तरह की दखल अंदाजी उसकी सलामती और खुद मुख्तारी के खिलाफ तस्वुर की जाएगी। ये बात भी कनाडा ने बहुत अच्छी तरह से भारत पर वाज़ेह कर दी है। जब भारत इस इल्ज़ाम से नजरें चुरा रहा था तो अमेरिका समेत दुनिया भर ने उस पर केस में ताउन के लिए दबाव डाला, जिस पर उसे खारजी महाज पर पसपा होना पड़ा। ताहम सिफारतकारों के मुल्क से बेदखली समेत ऐसे गैर मामूली इक़दामात इस मामले में मज़ीद बिगाड़ का बाइस बन रहे हैं। कैनेडियन शहरी के कत्ल का मामला और इसमें गैर मुल्की हुकूमत के मुलव्वस होने पर भारत मुखालिफ मुजाहरों का सिलसिला भी जारी है। लंदन समेत मुख्तलिफ शहरों में हम देख रहे हैं कि मुजाहिरीन की जानिब से कत्ल में मुलव्वस अनासर को कैफरे किरदार तक पहुंचाने का मुतालिबा जोर पकड़ता चला जा रहा है। ये मर्डर जो है ये कनाडा में हुआ है, लेकिन ये जो मुजाहरे हैं ये अब बहुत सारे दीगर ममालिक में भी फैल चुके हैं, क्योंकि ज़ाहिर है कि सिख बरादरी जो है वो बहुत सारे दीगर ममालिक के अंदर भी बसती है और भारत की खूब मजम्मत की जा रही है। मामला सारा अब किस नहज पर है, किस जगह पर पहुंचा है, दोनों के ताल्लुकात आगे क्या रुख इख्तियार करते दिखाई देते हैं, ये सारी चीज़ें आपको एक रिपोर्ट में दिखाता है। कैनेडियन शहरी हरदीप सिंह नजर कत्ल केस में भारत और कनाडा में इख्तिलाफात शिद्दत इख्तियार कर गए हैं और भारत ने हठधर्मी का मुजाहरा करते हुए कनाडा को अपने 41 सफारतकारों को वापस अपने मुल्क बुलाने का हुक्मनामा जारी कर दिया है। साथ ही ये डेडलाइन भी दी कि अगर 10 अक्टूबर को सफारतकारों ने मुल्क नहीं छोड़ा तो उनको हासिल सिफारती इस्तिस्ना खत्म कर दिया जाएगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत में कनाडा के 62 सफारतकार मौजूद हैं, जिनकी तादाद 41 तक कम करने को कहा गया है। कैनेडियन हुकूमत ने अपने शहरी की हलाकत पर इल्जाम आयद किया था कि भारत हरदीप सिंह नजर के कत्ल में मुलव्वस है और इस इल्जाम से मुताल्लिक इसके पास ठोस शवाहिद मौजूद हैं। भारत सिफारती लिहाज से मुख्तलिफ ममालिक से अपने ताल्लुकात में बिगाड़ पैदा कर रहा है। कैनेडियन शहरी के कत्ल के मामले पर भारत ने शुरू से ही हठधर्मी का मुजाहरा किया और पहले तो उस इल्जाम पर जारहाना रवैया अपनाते हुए गैर जिम्मेदाराना बयानात दिए और फिर अब बाद सफारतकारों की बेदखली तक आन पहुंची है। बैनुल अक़वामी तंजीम फाइव आइव्स ने भी कैनेडियन हुकूमत को इस कत्ल केस के मुताबिक अहम शवाहिद और मालूमात फराहम की थी, जिसके बाद भारत को खारजी महाज पर पसपा होना पड़ा और दुनिया भर के दबाव के बाद भारत ये कहने पर मजबूर हुआ कि वो कत्ल केस में भारतीय किरदार के हवाले से ठोस शवाहिद मिलने पर गौर करने को तैयार है। दूसरी जानिब सिख फॉर जस्टिस और सिख फेडरेशन के जरिए इख्तिमाम मुख्तलिफ ममालिक में भारत मुखालिफ मुजाहरे जारी हैं। लंदन समेत मुख्तलिफ शहरों से बड़ी तादाद में मर्दो खवातीन शरीक हुए, जबकि भारतीय हाई कमीशन के बाहर नारेबाजी की गई। मुजाहिरीन ने कहा कि कैनेडियन वज़ीर-ए-आज़म ने भारत की दहशत गर्दी को पूरी दुनिया के सामने बेनकाब कर दिया और इल्जाम आयद किया कि हालिया कत्ल केस ने पूरी दुनिया के सामने वाज़े कर दिया है कि भारत सिखों और दीगर अक़लियतों को खत्म करना चाहती है। मुजाहिरीन ने मुतालबा किया कि आलमी ताकतें भारत की दहशत गर्दी का नोटिस लें, बरतानिया समेत दीगर ममालिक भारत की दहशत गर्दी को रुकवाने के लिए अपना किरदार अदा करें। दूसरी जानिब अमरीका का कहना है कि जो बाइडेन इंतजामिया ने कई मौकों पर इंडियन हुकूमत के साथ बातचीत की और जोर दिया है कि वो कैनेडियन शहरी के कत्ल की तहकीकात में कनाडा के साथ ताउन करें। अमेरिकी महकमा खारजा के तर्जमान मैथ्यू मिलर ने न्यूज ब्रीफिंग में सहाफियों को बताया कि वज़ीर खारजा एंटोनी ब्लिंकन ने गुज़िश्ता हफ्ते वाशिंगटन में अपने भारतीय हम मनसब जयशंकर के साथ मुलाकात में हरदीप सिंह नजर के कत्ल का मामला उठाया था और कनाडा के साथ ताउन करने पर जोर दिया है। रिपोर्ट आपने देखी। अब कुछ बात करेंगे रूस और यूक्रेन तनाज़े की, जो हल होने का नाम नहीं ले रहा है और अब मॉस्को ने इल्ज़ाम आयद किया है कि यूक्रेन ने सरहदी इलाके पर ममनुआ
क्लस्टर बॉम्ब से हमला किया है जिसमें कई इमारतों को नुकसान पहुंचा है। नाज़रीन, आलमी कवानीन के मुताबिक इंसानी ज़िंदगी के लिए शदीद खतरा होने पर ऐसे हथियारों का इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं है। कीव की जानिब से दावा किया गया है कि रूस की जानिब से किए गए इन हमलों में 19 ड्रोन्स और एक क्रूज मिसाइल को मार गिराया गया। अमेरिका ने मॉस्को की जानिब से बढ़ते हुए हमलों के बाद यूक्रेन को फौरी तौर पर बैलिस्टिक मिसाइल देने का इशारा दिया है। वाशिंगटन की जानिब से ये भी कहा जा रहा है कि बैलिस्टिक मिसाइल रूस के हमलों के जवाब में मुअस्सर साबित होंगे। नाज़रीन, अमेरिका और उसके इत्तेहादियों की जानिब से यूक्रेन से यकजहती का इजहार किया जा रहा है और पहली बार यूरोपीय यूनियन के वज़राए ख़ारिजा अपने ममालिक से निकल कर कीव में मीटिंग के लिए जमा हुए हैं। यूरोपीय यूनियन के नुमाइंदा बराए ख़ारिजा पॉलिसी जोसेफ बोरेल का कहना है कि अभी तो यूक्रेन यूरोपीय यूनियन से इल्हाक का इब्तदाई उम्मीदवार है, ताहम एक दिन ये उस ब्लॉक में सफ़े अव्वल का साथी होगा। इसी पर हमारे साथ गेस्ट भी मौजूद होंगी, उनसे बात करेंगे, लेकिन पहले एक रिपोर्ट देखिए। रूस और यूक्रेन के माबैन जारी जंग अब नए मोड़ पर आ रही है, क्योंकि मॉस्को ने इल्जाम आयद किया है कि यूक्रेन ने एक सरहदी इलाके पर ममनुआ क्लस्टर बमों से हमला किया है, जिसमें मुतअद्दिद इमारतें तबाह हो गई हैं। रूस के ब्रांसिक इलाके के गवर्नर ने दावा किया है कि यूक्रेन ने सरहद के करीब रूसी गांव पर क्लस्टर गोलाबारी की, जिससे कई मकानात को नुकसान पहुंचा और कीव जिन हथियारों का इस्तेमाल कर रहा है वो ममनुआ हैं। इस पर रूसी अफवाह ने भी हरीफ पर ड्रोन हमला किया। यूक्रेन ने रूस के 29 ड्रोन, एक क्रूज मिसाइल मार करने का दावा किया है। यूक्रेन के डेनियस के 2 अजला में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 2 शहरी जख्मी हुए। रूस की जानिब से तनाज़े की फ्रंट लाइन पर शदीद बमबारी की जा रही है। ताज़ा तरीन इतलात के मुताबिक अमरीका का एक बयान सामने आया है, जिसमें कहा गया है कि वाशिंगटन फौरी तौर पर यूक्रेन को बैलिस्टिक मिसाइल भेजने के लिए तैयार है। इससे कबल भी अमरीका ने चंद रोज कबल शटडाउन से निकलने के लिए मुश्किल फैसले किए थे, जिसमें इब्तदाई तौर पर यूक्रेन के लिए इमदाद को मंजूर नहीं किया गया। ताहम सदर जो बाइडन ने फौरी तौर पर वजाहत की, जिसमें कहा गया था कि वो इस मुश्किल घड़ी में यूक्रेन को तनहा नहीं छोड़ेगा। दूसरी जानिब मगरबी ममालिक भी यूक्रेन के लिए जंगी इमदाद देने में मसरूफ हैं और अब तक कीव को भारी हथियार भी फराहम किए जा चुके हैं। यूक्रेन के पायलट की तरबियत मुकम्मल होती ही यूक्रेन को F-16 तैयारे भी मिल जाएंगी। फरवरी 2022 से जारी तनाज़े ने यूक्रेन के तालीमी अमल को भी शदीद मुतासिर किया है। 53 लाख बच्चों को हुसूल तालीम में रुकावटों का सामना है, जिस पर यूक्रेन ने फैसला किया है कि वो ज़ेरे ज़मीन स्कूल तामीर करेगा, ताकि रूसी हमलों की सूरत में भी तदरीसी निज़ाम चलता रहे और जंग ज़दा माहौल में भी बच्चों की तालीम का हर्ज न हो। यूक्रेन ने खार्किव में ज़ेरे ज़मीन स्कूल तामीर करने का मंसूबा बनाया है। खार्किव शहर के कुछ हिस्से रूसी सरहद से 35 किलोमीटर से भी कम फासले पर वाक़ई हैं, जहां हर वक्त रूसी हमलों का खदशा मौजूद रहता है। मेयर खार्किव के मुताबिक यूक्रेन का पहला ज़ेरे ज़मीन स्कूल हिफाजती ढांचे के लिए जदीद तरीन रेगुलेटरी तकाज़ों को पूरा करेगा। ये पनाहगाह हज़ारों बच्चों को मिसाइल के खतरात के दौरान भी महफूज ज़ाती तौर पर तालीम जारी रखने की सहूलत फराहम करेंगे। मेयर ने इस बारे में तफसीलात फराहम नहीं की कि स्कूल कब खुलेगा, लेकिन वो इस मंसूबे को जल्द पाए तकमील तक पहुँचाने के लिए पुरज़्म हैं। इससे कबल इस शहर में मेट्रो स्टेशनों में तकरीबन 60 अलग अलग क्लासरूम का एहतमाम किया गया है, जिससे 1000 से ज़ायद बच्चों के लिए महफूज तरीके से तालीम हासिल कर रहे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की एजेंसियां, यूरोपीय और अमरीकी इदारे यूक्रेन के साथ मिलकर स्कूलों की तामीरी नौ का काम कर रहे हैं, ताकि तलबा और तालिबात अपनी पढ़ाई की तरफ लौट सकें। यूनिसेफ के मुताबिक रूस के हमलों में 1300 से ज़ायद स्कूल तबाह हो चुके हैं, जबकि 36 लाख बच्चे स्कूल बंद होने के बायस बराह रास्त मुतासिर हुए हैं। स्कूल जाने की उम्र में सिर्फ 1/3 बच्चे ज़ाती तौर पर क्लासेस में शिरकत कर रहे हैं और बहुत से वो भूल रहे हैं जो वो पहले से सीख चुके हैं। निस्फ से ज़्यादा बच्चे ऐसे हैं जो अपने ख़ानदानों के साथ हमसाया मुल्कों में मुंतकिल हो चुके हैं, लेकिन ज़ुबान की रुकावट की वजह से वो तालीम में दाखिल नहीं हो रहे, लेकिन अब वो अपनी तालीम जारी रख सकेंगे। नाज़रीन, रिपोर्ट आपने देखी। इस सारे मामले पर अब हम बात करेंगे। मुझे ज्वाइन कर रही हैं शाजिया चीमा साहिबा, माहिर हैं इंटरनेशनल अफेयर्स की, वीडियो लिंक पर हैं, उन्हें वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम शाजिया साहिबा। जी वालेकुम अस्सलाम। अच्छा शाजिया साहिबा, पहले तो मैं चाहूँगी कि क्लस्टर बॉम्ब्स के हवाले से कुछ बात कर लें। मॉस्को के इल्ज़ाम की तरफ तो हम आएंगे, कितना उसका नुकसान हुआ है, अब इसका जवाब किस तरह से दिया जाएगा, ये सारी चीज़ें यकीनन डिस्कस करेंगे। लेकिन कहा जाता है कि जो क्लस्टर बॉम्ब्स हैं, जैसा कि हमने अपनी रिपोर्ट में भी बताया कि इससे चूँकि इंसानी जानों को बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है, इसलिए जंग जिस हद तक भी हो, इसका इस्तेमाल जो है वो बैनुल-अक़वामी क़वानीन के मुताबिक मना है।
کچھ بتائیں گی آپ ہمیں ان بامس کے بارے میں؟ اگر ان کا استعمال منع ہے تو پھر یہ خریدے کیوں جا رہے ہیں، بنائے کیوں جا رہے ہیں؟ اس حوالے سے کیا کہیں کوئی قانون نہیں ہے کسی ملک کے لیے؟ یہ جو جنگی قانون ہوتے ہیں ان کا سب سے پہلا یہ ہوتا ہے کہ یہ چینج ہوتے ہیں نیڈ بیس. آپ ان کی ضرورت کریٹ کر سکتے ہیں, آپ ان کے لیے لاجکس جو ہے وہ بنا سکتے ہیں, اور پھر ان لاجکس پہ بہت دنیا کے ممالک جو ہیں وہ اکٹھے ہو کے پھر فیصلہ بھی دے دیتے ہیں. جن بیلسٹک میزائلز کی آج ہم بات کر رہے ہیں, کلسٹر بامز کی, یہ 2 مہینے پہلے آپ کو پتا ہوگا کہ جو بائیڈن نے ان کی اپروول دے دی تھی. وہ آلریڈی ان یوز ہیں دونوں پارٹیز کی طرف سے. اب ہم اگر اس ڈیٹیل میں نہ جائیں کہ کون زیادہ استعمال کر رہا ہے, تو یوکرین بھی کر رہا ہے اور رشیا بھی کر رہا ہے. رشیا کے پاس آلریڈی تھے, لیکن انٹرنیشنل جو آرم سپورٹ ہے اس میں یوکرین کو بھی مل گئے. وہ بیلسٹک جو میزائل ہیں جو کہ کلسٹر بام ساتھ میں اٹیچ کرنے کی ایبلٹی رکھتے ہیں, وہ آلریڈی استعمال میں ہیں. اب جو ریسنٹ ایک ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اس میں ایک لانگ رینج جو ہے آرمی ٹیکٹیکل میزائل ہے وہ دینے کی اپروول کی بات ہو رہی ہے. تو ہمارے ناظرین کو یہ اس بات کا بھی پتہ ہونا چاہیے کہ وہ جو اب جن میزائلز کی بات ہو رہی ہے وہ 190 میل کی دوری تک جو ہے وہ کلسٹر بم ان کے ساتھ اٹیچ کر کے جو ہے وہ گرایا جا سکتا ہے. اب یہ کلسٹر بام کا پرابلم یہ ہے کہ یہ جو ہی اپنے ٹارگٹ سے تھوڑے سے قریب پہنچتا ہے تو یہ پورے کا پورا کھل جاتا ہے یا پھٹ جاتا ہے. اس کا میکانزم ایسا ہوتا ہے, اور اس کے اندر سے چھوٹے چھوٹے جو ہے نا وہ بامز آپ سمجھ لیں, آپ بلٹ سے تو بڑی چیز ہوتی ہے لیکن ایکسپلوسیو آبجیکٹس اس کے اندر سے نکلتے ہیں اور وہ پھیلتے ہیں. جیسے آپ نے کبھی ہمارے ہاں دیکھا ہوگا یہ چھرے والی جو چیز ہوتی ہے, گنز استعمال ہوتی ہیں. بالکل بالکل, تو وہ جس طرح سے جا کے وہ اسکیٹر ہوتے ہیں اور وہ سوئیوں کی طرح چبھتے ہیں. ایک تو یہ کہ اس کا ڈسٹرکشن کا لیول بھی بہت زیادہ ہو جاتا ہے. جیسے ہی وہ ٹارگٹ کے بہت قریب پہنچتا ہے وہ ہزاروں اور لاکھوں چھوٹے چھوٹے اس میں ایکسپلوسیو آبجیکٹس نکل کے پھیلنا شروع ہو جاتے ہیں. اس کی ممانعت کی سب سے بڑی جو وجہ ہے وہ یہ بھی ہے کہ ان میں سے کچھ جو ہیں وہ اس وقت نہیں پھٹتے اور وہ سلیپنگ موڈ پہ کہیں نہ کہیں سرفیس پہ پڑے رہ جاتے ہیں, اور وہ کہیں بعد میں ہو سکتا ہے سال بعد 2 سال بعد کسی بھی چیز کے ٹچ ہونے سے, ٹکرانے سے مائن کی طرح ایکسپلوڈ کرتے ہیں. تو اب جنگ ختم ہو جائے اور کلسٹر بم یوز ہوئے ہوئے ہیں اس علاقے میں, اب پتہ نہیں کتنے سلیپنگ موڈ پہ پڑے ہوئے ہیں جو سویلینز کو سال ہر سال کے بعد بھی ہٹ کرتے رہیں گے, ہزاروں دنوں بعد بھی ہٹ کرتے رہیں گے. تو یہ بہت ڈینجرس ہے. کلسٹر بام تو یوکرین کے پاس آلریڈی ہیں, جس کو کہ 2 جولائی میں باقاعدہ ان کا فیصلہ ہوا, اور وہ تقریباً ان کو $25 ملین جو ہے وہ, کیونکہ پینٹاگون کے پاس اپنے استعمال کے اپنے سٹاک میں موجود تھے, تو انہوں نے نئے بنوا کر جو ہے ڈیفنس کانٹریکٹر کے ساتھ تو وہ یوکرین کو بھجوائے ہیں. ابھی امریکہ تو یہ بھی کہہ رہا ہے نا میم کہ یوکرین کو بیلسٹک میزائل جو ہے وہ بھی وہ فراہم کرے گا. مطلب وہ تو بات کہیں پر دباتا ہوا دکھائی نہیں دے رہا, وہ تو آگے سے آگے بڑھتا ہوا دکھائی دے رہا ہے. بالکل آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں. اب ریسنٹ بات یہ ہوئی ہے کہ اب ان کو لانگ رینج کے میزائل جو ہیں, ٹیکٹیکل میزائل جو ہیں وہ فراہم کیے جائیں گے, جس کی رینج 190 میل ہوگی. کیونکہ ڈائریکٹ اوفینس میں تو ٹھیک ہے, لیکن ہمیں بہت دور کے جو ہے وہ رشین جو ملٹری انسٹالیشن ہے ان کو ٹارگٹ کرنے کے لیے یوکرین کو جو ہے اس کی فیسیلیٹیشن چاہیے. اور اب اس پہ بیٹھ کے ظاہر ہے ڈیبیٹ تو ہوگی, لیکن جس طرح پہلے جو ہے وہ شارٹ رینج جو ہیں ان کو فراہم کر دینے کی ڈیبیٹ میں ایگریمنٹ ہو گیا تھا, تو اس میں بھی ہو جائے گا. لیکن پرابلم یہ ہے کہ اس جنگ کو روکا کیسے جائے گا. یہ جنگ کرتے رہنا اور کرتے چلے جانا تو شاید اتنا پرابلم نہیں ہے. ایمونیشن ہے, آپ کے پاس آرٹلری ہے, آپ لگائے رہے, لیکن پرابلم یہ ہے کہ یوکرین کے پاس ایک ٹرینڈ پروفیشنل آرمی نہیں ہے, انہوں نے کبھی بنائی ہی نہیں. ان کے منس ایکارڈ کے بعد ان کے پاس نیوکلیر ویپن بھی نہیں تھے, وہ بھی انہیں والنٹریلی دے دیے. اب ایک ان آرگنائزڈ اور پیراملٹری ٹائپ کی سچویشن کو آپ ہائی گریڈ قسم کی ایمونیشن اور آرٹلری دے رہے ہیں, اور یہ ٹھیک ہے آپ سرفیس پہ نہیں ہے, لیکن ویسٹرن سپورٹ موجود ہے, اور اس بات کے جو ہے ثبوت بھی ملتے ہیں کہ وہاں پہ
ان کو سکھانے والے بھی موجود ہیں, بیشک وہ سرفیس پہ آ کے نہ کہتے ہوں کہ ہم وہاں پہ ہیں, لیکن پھر بھی آپ یہ سمجھ سکتی ہیں کہ ایک ریگولر آرمی میں اور ایک پیراملٹری میں بہت فرق ہوتا ہے, جہاں پہ آپ سویلین کو فوراً انڈکٹ کرا کے اور پھر ان سے اب آپ بات کر رہے ہیں کہ اب آپ ATACMS ان سے چلوا لیں گے, آرمی ٹیکٹیکل میزائل یونٹس ان سے چلوائیں گے, تو یہ سوچنے کی بات تو ہے. لیکن اچھا, آپ کی رپورٹ میں آپ تربیت کی بات کر رہی ہیں نا, تو ظاہر ہے یوکرینی پائلٹس کی تربیت بھی کی جا رہی ہے. کہا یہ جا رہا ہے کہ جو ہی یہ تربیت جو ہے ان کے مکمل ہو جائے گی, ان کو F-16 طیارے جو ہیں وہ بھی دیے جائیں گے. پھر بہت سارے یورپی ممالک جو ہیں وہ بہت زیادہ بڑی مدد جو ہیں وہ بھی فراہم کرنے جا رہے ہیں آئندہ کچھ آنے والے دنوں میں. تو آپ جس طرح سے فرما رہی ہیں کہ جنگ کو شروع کرنا یا جنگ کو جاری رکھنا کہیں زیادہ آسان ہے جنگ کو روکنے کے مقابلے میں. اگر ہم دیکھیں تو اس کو روکنے کے لیے تو کچھ ہوتا ہوا ہمیں انفیکٹ ابھی دکھائی نہیں دے رہا میم شازیہ, لیکن اس کو پھیلانے میں ہمیں بہت سارے ممالک کا تعاون ضرور دکھائی دے رہا ہے یوکرین کے ساتھ. تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ تعاون جس حد تک بڑھنے جا رہا ہے آئندہ آنے والے کچھ مہینوں کے اندر, یہ رشیا کے لیے پریشان کن ہو سکتا ہے, کہیں نہ کہیں اس کے لیے تباہ کن ہو سکتا ہے, یہ ہم کہہ سکتے ہیں؟ یہ اس سے زیادہ, میں رشیا کے لیے تو تباہ کن ہے ہی, اس سے زیادہ میں جہاں خود میں یورپ میں موجود ہوں, اس سے زیادہ یہ خطرناک یورپ کے لیے ہے, امریکہ کے لیے بھی نہیں, وہ بہت دور بیٹھا ہوا ہے فزیکلی اگر دیکھا جائے تو. یہ یورپ کے لیے بہت خطرناک ہے. دیکھیں ہم ہمیشہ یہی کہتے ہیں کہ خاص طور پہ میرا پوائنٹ آف ویو تو یہ ہے کہ جب رشیا کا یہ آرگیومنٹ ہے کہ آپ میرے بفر زونز کو ٹچ نہیں کریں, آپ ادھر سے یوکرین کی طرف نہیں آئیں, اس کے بارڈر کی طرف نہیں آئیں, آپ ادھر سے بیلاروس کی طرف نہیں آئیں, اور اپنا نیٹو, اپنی یورپین یونین, آپ ہم ہمسایوں کی طرح, بے شک ہم دوست ہمسائے نہیں ہیں, ہم دشمن ہمسائے بنا کر بھی کو ایگزسٹ کرتے رہیں گے. مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ یوکرین کو یہ خواب دکھاتے ہیں کہ ہم تمہیں یورپین یونین میں بھی شامل کر دیں گے, آپ کی رپورٹ میں بھی آیا, پچھلے 15 سال سے میں بھی یہ سنتی چلی جا رہی ہوں کہ یوکرین یورپین یونین کا حصہ بن جائے گا, یورپین یونین کا حصہ بن جائے گا تو دیکھیں گے. جس دن آپ یوکرین کو یورپین یونین کا حصہ بنا لیں گے, اس کا مطلب ہے آپ روس کے بارڈر پہ یورپین یونین اور نیٹو فورسز لے جائیں گے, اور آپ کیا افورڈ کر سکتے ہیں بارڈر پہ اس طرح آمنے سامنے بیٹھ جانا, دو اتنی بڑی پاورز کا سامنے جو ہے, اور دونوں جو کہتے ہیں کہ ہمیں ایک تھوڑا سا ہمیں بفر زون چاہیے, ہم اس طرح سے ایگزسٹ نہیں کر سکتے اکٹھے. دونوں کے پاس ویپن آف میس ڈسٹرکشن ہے, دونوں کے پاس پوری دنیا کو تباہ کرنے کا پورا سامان موجود ہے. اور یہ ظاہر ہے کہ دنیا کے لیے, اور آپ ایک میز پر بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہیں, آپ بیٹھ کر بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. ہاں, لیکن آپ اس چیز کے لیے ضرور اچھا, آپ نے دنیا بھر کی بات کی, اور خاص طور پر آپ نے یورپی یونین سے الحاق کی جس طرح سے بات کی, تو ان کے جو نمائندہ برائے خارجہ پالیسی ہیں ان کا بیان بھی ابھی ہم نے شیئر کیا دیکھنے والے سے. انہوں نے کہا کہ ابھی تو یہ صرف ایک اتحادی بننے کی کیو کے اندر دکھائی دیتا ہے یوکرین, اور بالکل آپ والی بات انہوں نے بھی کی کہ بعد میں یہ ہوگا کہ یہ صف اول کا ایک ساتھی ہوگا. تو یہ تو ہمیں دکھائی دے رہا ہے کہ آنے والے وقت میں ہونے جا رہا ہے, جس چیز کی جانب آپ نے اشارہ کیا. لیکن ابھی جو ہو رہا ہے میں چاہوں گی کہ تھوڑا اس پہ بھی, کیونکہ آپ خود یورپ کے اندر موجود ہیں, یورپ میں کیا سوچ پائی جاتی ہے اس جنگ کو لے کر. میں عوامی رائے, عوامی تاثر کی بات کر رہی ہوں, وہ ذرا فرما دیجیے گا. پھر یہ جو ایک انڈر گراؤنڈ اسکول بنانے کی بات کی جا رہی ہے یوکرین کے اندر, تاکہ جو ان کے بچوں کا مستقبل جو ہے وہ تعلیمی لحاظ سے محفوظ بنایا جا سکے, کیا یہ تھوڑا سا سننے میں عجیب نہیں لگتا ہے کہ وہ ماں باپ, وہ بچے جن کے پیرنٹس کو شہید کیا جا رہا ہے, جن کے گھروں کو تباہ کیا جا رہا ہے, جن کی اپنی زندگیاں ہر وقت خطرے میں, آپ کو ان کے اسکول کی اس وقت پڑی ہے, لیکن آپ کہیں پر جس طرح سے آپ نے فرمایا کہ مل کر بیٹھ نہیں رہے ہیں اس جنگ کو ختم کرنے کے لیے, تو کیا زیادہ ضروری چیزوں پر پہلے توجہ دے لینا ٹھیک نہیں ہوگا؟ اور دوسرا وہی چیز کی تھوڑا رائے عامہ بھی بتائیے گا کہ کیا ہے یورپ کے اندر. کوسچن بہت امپورٹنٹ ہے. یہاں پہ رائے عامہ, کیونکہ میں ایسٹرن یورپ میں ہوں اور یہ کسی زمانے میں رشیا کے USSR کا حصہ رہے ہوئے ہیں, تو یہاں پہ ان جنرل روس کے خلاف جو ہے وہ پبلک اوپینین میں آپ کو بہت نفرت اور بہت ایگریشن نظر آتا ہے. ان جنرل ایسٹرن یورپ میں آپ کو بہت نفرت نظر آتی ہے, بہت اوپنلی رشیا کی طرف. جہاں تک ویسٹ یورپ کی اور ان جنرل جو اسٹیٹ نیریٹو کی بات ہے, یورپین اسٹیٹس کے نیریٹو کی بات ہے, وہ یہی ہے کہ ہر بلڈنگ کے اوپر آپ نے سولیڈیرٹی کے طور پہ یوکرین کا جھنڈا لگایا ہوا ہے, اور آپ یہی کہے چلے جا رہے ہیں کہ ہم یوکرین کے ساتھ ہیں, ہم یوکرین کے ساتھ ہیں. لیکن ایک طبقہ ایسا بھی ہے جنہوں نے حال ہی میں وار اور ٹیرر کا برنٹ دیکھا ہے, اور
वो देख रहे हैं कि कैसे रेफ्यूजीज का खास तौर पे इतना इन्फ्लक्स जो है वो उनकी इकोनॉमी को उसने किस तरह से ख़राब किया है, उनके उनके डेमोग्राफिक पे किस तरह से असरअंदाज हुआ है, और किस तरह से उनके आने से हर तकरीबन 50% से ज़्यादा मुल्कों में यूरोप के अंदर एक्सट्रीम राइट विंग्स जो हैं वो पॉपुलर हुई हैं और वो पावर में आ रही हैं। पूरे डायनामिक्स आपके चेंज हो रहे हैं। तो उनका ये कहना है कि अब अगर यूक्रेन के अंदर भी हम मसले को नहीं रुकने देते हैं तो इतने यूक्रेनियन भी तो यूरोपियंस ने ही संभालने हैं, और तो किसी ने नहीं संभालने। एक तो यूक्रेनियन वैसे भी बहुत आ रहे हैं और उनको बहुत मोहब्बत से, हमारी तरह नहीं, उनको बहुत एक डिफरेंट तरीके से, ये एक किसी और प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे कि एक बड़ा आपको डिफरेंस नजर आता है कि कैसे यूक्रेनियन रेफ्यूजीज को हैंडल किया जा रहा है और कैसे सीरियंस को हैंडल किया जाता था। वो एक डिफरेंट मैम शाज़िया, आपने वजह फरमाया कि इसके एस्पेक्ट्स बहुत मुनफरिद हैं, बहुत ज़्यादा हैं, और मुख्तलिफ जो इसके पहलू हैं इस जंग से जुड़े, उन पर ज़रूर बात होनी चाहिए, बड़ी डिटेल में इस पर बात हो सकती है। लेकिन बातें तो वैसे भी इस पर मैम शाज़िया बहुत सारी हो रही हैं, लेकिन आपने ये भी वजह फरमाया कि इस पर जिस तरह से संजीदगी से एक बैठक होनी चाहिए बड़े ममालिक की इस जंग को ख़त्म करने के लिए, वो हमें कहीं होती हुई दिखाई नहीं दे रही है। इस पर यकीनन किसी नेक्स्ट प्रोग्राम में भी आपसे बात कर रहे होंगे। आज आपने वक्त निकाला मैम शाज़िया चीमा साहिबा, बहुत शुक्रिया आपका। मैम शाज़िया चीमा जी माहिर हैं इंटरनेशनल अफेयर्स की, हमारे साथ मौजूद थी। यूक्रेन और रशिया के दरमियान जो जंग जारी है और जो क्लस्टर बॉम्ब से अटैक करने की बात की गई है, रशिया की जानिब से जो इल्ज़ाम लगाया गया है यूक्रेन पर, उस हवाले से आज हम प्रोग्राम में बात कर रहे थे। चीज़ें और भी हैं, टॉपिक्स और भी हैं, यकीनन डिस्कस करेंगे एक ब्रेक के बाद। हमारी सबसे फेवरेट जगह थी ये। तुम्हें अब तक याद है? अब तक उसकी बात को दिल पर लेके बैठी। मैं इजहार करूं या ना करूं, मगर सच यही है कि मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करती हूं। और ये मोहब्बत भी कोई करने की चीज है। अगर दानियाल घर दामाद बनने को तैयार नहीं है तो आप ये घर मेरी बेटी के नाम कर दो। बाहर मॉम की गाड़ी खड़ी है, लगता है मॉम आई है। मुझे लगता है वो मुझसे बहुत नाराज होंगी। दानियाल, अगर वो गुस्से में कुछ बोल दें तो प्लीज उनकी बातों का बुरा मत मानना। अम्मा, ये मिठाई किस खुशी में आई? हाजरा आई थी, वो देकर गई है। उसकी बेटी की मंगनी हुई ना, इस खुशी में लेकर आई थी। सन्नाटों के मेले होंगे, रिश्ते जब सुतेले होंगे। वेलकम बैक। नाज़रीन, कैरेबियन मुल्क हैटी का रुख करते हैं, जहाँ पुरतशद्दुद वाक़यात और बदअमनी पर काबू पाने के लिए बैनुल-अक़वामी फ़ोर्स तैनात करने की मंजूरी दी गई है। गैर मुल्की मुदाखलत पर तशवीश के बावजूद हैटी के हुकाम ने सलामती काउंसिल की करारदाद को उम्मीद की किरण करार दिया है। बल्कि नेशनल सिक्योरिटी सपोर्ट मिशन की तैनाती 1 साल के लिए होगी, और ये जो फोर्स है ये हैटी पुलिस को मजबूत बनाने, बेअमनी की सूरत हाल को काबू करने और अहम इंफ्रास्ट्रक्चर की हिफाजत की जिम्मेदारी सरअंजाम देगी। नाज़रीन, हैटी में बेअमनी के बायस रवां साल 3000 अफराद कत्ल, 1500 अगवा और जबकि 2 लाख अफराद को अपना घर बार छोड़ना पड़ा। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक मुल्क की निस्फ आबादी यानी 52 लाख अफराद जो हैं उनको फौरी इमदाद की ज़रूरत है। हैटी की हुकूमत तवील अरसे से बैनुल-अक़वामी फ़ोर्स तैनात करने का मुतालबा कर रही थी, लेकिन अमरीका जैसे ममालिक भी इस मिशन की क़यादत से गुरेज़ां थे। क्या हैटी में पुरतशद्दुद वाक़यात में मुलव्विस गिरोह इस कदर मजबूत हो गए हैं कि मकामी फ़ोर्स उससे निमटने में नाकाम रही है? इन्हीं सवालों का जवाब एक रिपोर्ट में। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल ने गैंग तशद्दुद और फसादात से निपटने के लिए हैटी में मदद के लिए एक कसीरुल अक़वामी फ़ोर्स की मंजूरी दी है। अक़वाम मुत्तहिदा की 15 रुकनी कौंसिल में 13 ममालिक ने हैटी में कीनिया की क़यादत में मिशन की मंजूरी के हक़ में वोट दिया। कौंसिल के 2 ममालिक रूस और चीन ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया।
روس کے مطابق ہیٹی کے وزیراعظم ایریل ہنری نے گزشتہ ایک سال کے دوران بین الاقوامی امداد کی بار بار درخواست کی تھی کیونکہ گینگ تشدد میں اضافہ ہوا ہے، جس پر مسلسل بڑھتی ہوئی عدم تحفظ اور انتقامی کارروائیوں کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے۔ کثیر الاقوامی فورس تشدد اور فسادات پھیلانے والے گینگز کے خلاف کارروائی بھی کرے گا۔ اقوام متحدہ کے مطابق پرتشدد واقعات کے باعث رواں سال کے دوران 3000 افراد کو قتل کر دیا گیا، 1500 اغوا ہوئے۔ خواتین اور لڑکیوں کے خلاف جنسی تشدد اور بدسلوکی عروج پر ہے اور ہزاروں بچے عدم تحفظ کے باعث سکول نہیں جا سکتے۔ ملک میں بدامنی کے باعث 2 لاکھ افراد بے گھر ہو چکی ہیں۔ اقوام متحدہ کے مطابق ملک کی نصف آبادی 52 لاکھ افراد کو فوری امداد کی ضرورت ہے۔ رپورٹس میں بتایا گیا کہ ہیٹی کی فوج چھوٹی ہے جس کے پاس جدید اسلحہ اور ساز و سامان نہیں۔ پولیس بھی تشدد پر پوری طرح قابو پانے کی اہلیت نہیں رکھتی اور اسے بین الاقوامی مدد کی ضرورت ہے تاکہ ہیٹی کے لوگوں کی زندگی میں استحکام واپس آ سکے اور وہ قتل، بے گھری، اغوا یا جنسی زیادتی کے خطرے سے بے نیاز ہو کر زندگی گزار سکیں۔ الجزیرہ کی رپورٹ کے مطابق کوئی بھی ملک اس مشن کی قیادت نہیں کرنا چاہتا تھا۔ رواں سال جولائی کے آخر میں کینیا نے اس مشن کی قیادت کی حامی بھر لی۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل سمیت انسانی حقوق کے ممتاز گروپوں نے کینیا کی اپنی سرحدوں کے اندر مظاہرین کے خلاف طاقت کے مسلسل غیر قانونی استعمال کے بارے میں گہری تشویش کا اظہار کیا ہے۔ اقوام متحدہ کی امن فوج کے 454 اہلکار 2010 میں ہیٹی بھیجے گئے تھے جو اس سے پہلے ہیزے کی وبا سے متاثرہ نیپال میں تعینات تھے۔ ہیٹی میں پھیلنے والی ہیزے کی وبا اقوام متحدہ کی وجہ سے پھیلی تھی جس سے 8 لاکھ افراد متاثر اور ہزاروں لوگ ہلاک ہو گئے تھے۔ اقوام متحدہ نے ابھی تک ہیٹیوں کو اس کے لیے مناسب معاوضہ نہیں دیا ہے، بلکہ اس پر بھی یہ الزام لگایا تھا کہ وہ بڑے پیمانے پر جنسی استحصال کا ذمہ دار تھا۔ عالمی میڈیا نے رپورٹ کیا کہ ہیٹی پولیس کو مضبوط بنانے، سیکیورٹی کی بحالی اور اہم انفراسٹرکچر کی حفاظت کے لیے ملٹی نیشنل سیکیورٹی سپورٹ مشن تعینات ہوگا، جس کی 1 سال تک کے لیے تعیناتی کی جائے گی۔ اس فورس کا 9 ماہ بعد جائزہ لیا جائے گا۔ ہیٹی کے وزیر خارجہ نے اقوام متحدہ کے اقدام کو سراہتے ہوئے کہا کہ یہ ان لوگوں کے لیے امید کی کرن ہے جو طویل عرصے سے مشکلات سے دوچار ہیں۔ ناظرین، مہنگائی، بے روزگاری اور وسائل کی کمی نے انسان کو بھوک اور افلاس کی دلدل میں دھکیل دیا ہے۔ اس وقت دنیا کے 73 کروڑ سے زائد افراد خوراک کی کمی کا شکار ہو چکے ہیں۔ اقوام متحدہ کی رپورٹ کہتی ہے کہ دنیا کی 10% آبادی روزانہ بھوکے پیٹ سونے پر مجبور ہے۔ دنیا کے مختلف ممالک میں موسمیاتی تبدیلیاں، تنازعات اور معاشی عدم استحکام نے وسائل تباہ کر کے رکھ دیے ہیں۔ شدید مہنگائی ہے اور بے روزگاری کی چکی میں پسنے والے افراد 2 وقت کی روٹی کو ترس کر رہ گئے ہیں۔ افغانستان، شام، صومالیہ اور مالی جیسے ممالک میں عوام اس طرح کے مسائل سے دوچار ہیں، اور ایسے ممالک جہاں جنگیں ہیں، فسادات ہیں اور پرتشدد واقعات ہیں، وہاں بھی صورتحال دن بدن ظاہر ہے کہ ان ممالک کے مقابلے میں زیادہ بگڑتی جا رہی ہے۔ عالمی خوراک پروگرام کی رپورٹ کہتی ہے کہ اگر ڈونر ممالک کی طرف سے مہیا کردہ فنڈز میں صرف 1% کمی بھی کی گئی تو مزید 4 لاکھ انسان فاقہ کشی کا شکار ہو جائیں گے۔ اتنی سنگین صورتحال پہلی بار دیکھی جا رہی ہے۔ اسی سنگین صورتحال پہ رپورٹ دیکھتے ہیں۔ دنیا بھر میں بھوک کے شکار افراد کی تعداد 73 کروڑ 50 لاکھ تک پہنچ گئی۔ اقوام متحدہ کی فوڈ اینڈ ایگریکلچر آرگنائزیشن کے مطابق 4 برسوں میں 12 کروڑ 20 لاکھ کا اضافہ ہوا، جس کی وجہ کورونا کی عالمی وبا اور یوکرین کی جنگ کے ساتھ ساتھ موسمیاتی تبدیلیاں، تنازعات اور معاشی عدم استحکام بھی شامل ہیں۔ رپورٹ میں کہا گیا کہ 2022 میں 90 کروڑ افراد کو سال بھر میں کم از کم 1 دن خوراک کے بغیر گزارنا پڑا۔ اسی طرح لگ بھگ ہر 3 میں سے 1 شخص یا 2.4 ارب افراد کو خوراک تک مسلسل رسائی حاصل نہیں۔ 2022 میں 5 سال سے کم عمر 4.5 کروڑ بچوں کو غذائی قلت کی بدترین قسم کا سامنا ہوا، جبکہ اسی عمر کے 14 کروڑ 80 لاکھ بچوں کی جسمانی نشوونما متاثر ہوئی۔ عالمی ادارہ خوراک کے مطابق دنیا بھر میں شدید بھوک کے شکار کروڑوں انسانوں کی مدد کرنے میں تشویشناک حد تک مسائل درپیش ہیں، کیونکہ دستیاب مالی وسائل میں 60% سے زائد تک کی کمی کا سامنا ہے۔ اس کے باعث ورلڈ فوڈ پروگرام عالمی سطح پر انتہائی حد تک بھوک کے شکار کروڑوں انسانوں کی مدد کے لیے اپنی کارروائیوں کو مسلسل محدود کرتے جانے پر مجبور ہو چکا ہے۔ عالمی خوراک پروگرام نے رپورٹ کیا کہ مختلف بحرانوں کے نتیجے میں بین الاقوامی سطح پر بھوک کے شکار انسانوں کی تعداد اتنی زیادہ ہو چکی ہے کہ اگر ڈونر ممالک کی طرف سے مہیا کردہ فنڈز صرف 1% بھی کم ہو جائیں تو تقریباً 4 لاکھ انسانوں کے لیے فاقہ کشی کا شدید خطرہ پیدا ہو جاتا ہے۔
वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के जिम्मेदारान का कहना है कि उसे दरपेश फंड्स की कमी इतनी शदीद है कि इस इदारे की 60 साल तारीख में ऐसा पहले कभी नहीं था। मजीद ये कि ये कमी ऐसे हालात में दिखने में आ रही है जब इस आलमी प्रोग्राम की माली ज़रूरियात मुसलसल बढ़ती जा रही हैं, मगर इसे दस्तयाब वसाइल कम से कम तर ही होते जा रहे हैं। इमदाद की कमी ने जिन बहरान ज़दा ममालिक के करोड़ों इंसानों को सबसे ज़्यादा मुतासर किया है, उनमें अफगानिस्तान, शाम, सोमालिया और हेटी नुमाया हैं। अक़वाम मुत्तहिदा ने रिपोर्ट किया कि अगर फंड्स की कमी की मौजूदा सूरत हाल बरकरार रही तो अगले बरस मुख्तलिफ ममालिक में मजीद 24 मिलियन इंसान हंगामी बुनियादों पर भूख के मसले का शिकार हो जाएंगे। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का कहना है कि आलमी सतह पर इस वक्त इंसानों में फाका कशी की सतह और मुतासरा इंसानों की तादाद रिकॉर्ड हदों को छू रही है, इसलिए डोनर ममालिक को अपनी तरफ से माली मदद कम करने के बजाय बढ़ाना चाहिए। अगर हमारी वो मदद न की गई जिसकी हमारे इदारे को मुतासरा इंसानों को मजीद तबाहकुन हालात से बचाने के लिए जरूरत है, तो इसमें कोई शुबा नहीं कि दुनिया भर में आइंदा तनाज़ात, बदअमनी और भूख में इजाफा होगा। उन्होंने अपनी अपील में ये भी कहा कि अब हम या आलमी अदम इस्तेकाम के शोलों को हवा दे सकते हैं या फिर हम जल्द से जल्द इस वसी तर आग को बुझाने के लिए मिलकर काम कर सकते हैं। प्रोग्राम में अभी वक्त हुआ है एक ब्रेक का। इंफॉर्मेशन और एंटरटेनमेंट दोनों एक साथ, मजे मजे की बातें और बहुत सारे खेल, मालूमात का अंदाज, तफरी के रंग, ये सब एक साथ। क्रिएटिव किड्स में पीटीवी के संग। वेलकम बैक। हमें खबर शामिल करनी है जी अब स्वीडन से, जहां मुख्तलिफ शोबों में गैर मामूली और बेमिसाल खदमात सर अंजाम देने वालों के लिए नोबेल इनाम का ऐलान किया जा रहा है। तिब और फिजिक्स के शोबे में नोबेल इनाम जीतने वालों के नाम सामने आ गए हैं। फिजिक्स का नोबेल इनाम अमेरिका, जर्मनी और स्वीडन के 3 साइंसदानों के नाम रहा और तीनों शख्सियात ने ये इनाम मुश्तरका तौर पर जीता है। तिब का नोबेल इनाम हंगरी और अमेरिका के साइंसदानों के नाम रहा, जिन्होंने कोरोना वबा से निमटने के लिए वैक्सीन की तैयारी में काबिल कदर खदमात सर अंजाम दी थी। इन साइंसदानों की काविशों से mRNA टेक्नोलॉजी से कोरोना की वैक्सीन जो हैं इनकी तैयारी की राह हमवार हुई थी। नाज़रीन, पहली दफ़ा 1901 में फिजिक्स, केमिस्ट्री, अदब, फिजियोलॉजी, मेडिसन और अमन के शोबों में नोबेल इनामात दिए गए। ये नामजदगियाँ इस बुनियाद पर की जाती हैं कि जिन अफराद ने गुज़िश्ता 12 माह के दौरान इंसानियत को अजीम फ़ायदा पहुँचाने के लिए बेमिसाल खदमात सर अंजाम दी हों, उन्हें इस इनाम से नवाजा जाता है। अब के साल कौन कौन सी नॉमिनीज़ हैं, किन किन लोगों के जो नाम हैं वो सामने आ रहे हैं, ये चीज़ें एक रिपोर्ट में देखते हैं। फिजिक्स का नोबेल इनाम जीतने वालों का ऐलान कर दिया गया। इस बार ये इनाम अमेरिका के पेरी एगोस्टोनी, जर्मनी के फ्रैंक क्राउज और स्वीडन के एनी हुलेरियर के नाम रहा। मुंतज़मीन के मुताबिक तीनों शख्सियात ने मुश्तरका तौर पर इलेक्ट्रॉनिक की हरकियात के मुताला के लिए रोशनी की 28 सेकंड प्लस पैदा करने वाली तजर्बाती तरीकों के लिए तबियात का 2030 का नोबेल इनाम जीता। स्वीडन की एनी एल हुलियर फिजिक्स में नोबेल जीतने वाली सिर्फ 5वीं खातून हैं। गुज़िश्ता रोज तिब के नोबेल इनाम का ऐलान किया गया, जो हंगरी की कटालियन कारिको और अमेरिका के ड्रू विजमैन ने मुश्तरका तौर पर जीता था। दोनों साइंसदानों की काविशों से mRNA टेक्नोलॉजी से कोरोना की वैक्सीन मॉडर्ना और फाइजर की राह हमवार हुई थी। गार्डियन अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक स्वीडन के दारुल हुकूमत स्टॉकहोम में कायम रॉयल स्वीडिश अकेडमी ऑफ साइंस ने दोनों साइंसदानों को मुश्तरका तौर पर 8,23,000 यूरो की इनामी रकम देने का ऐलान किया है।
कटालियन कारेगो हंगरी के सागान यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं, जिन्होंने ड्रू विजबैन के साथ मिलकर फिलाडेल्फिया में यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया में तिब्बी तहकीक की। तिब का नोबेल इनाम मुश्तरका तौर पर हासिल करने वाली कटालियन कारेगो का ताल्लुक हंगरी से है और वो सागन यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं, जबकि अमेरिका के ड्रू विजबैन यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया में पढ़ाते हैं। ज्यूरी ने कहा कि इन दोनों माहिरीन की तहकीक ने जदीद दौर में इंसानी सेहत के लिए बड़े खतरे में से एक की वैक्सीन की तैयारी में हिस्सा डाला। रिपोर्ट्स के मुताबिक नोबेल इनाम की बुनियाद 1895 में स्वीडन के मौजूद और इंसानी दोस्त अल्फ्रेड नोबेल की वसीयत के जरिए रखी गई थी। डायनामाइट समेत अहम इजादात करने वाले अल्फ्रेड नोबेल का इंतकाल 10 दिसंबर 1896 को हुआ था और उस वक्त उनके अकाउंट में $90 लाख की रकम थी, जो उन्होंने तबीयत, कीमिया, तिब, अदब और अमन के शोबों में नुमायां कारकर्दगी दिखाने वालों को इनाम के तौर पर देने की वसीयत की थी। अल्फ्रेड नोबेल की मौत के बाद उनकी बरसी पर हर साल उनके नाम पर तबीयत, कीमिया, तिब, अदब और अमन के लिए नोबेल इनाम दिया जाता है। केमिस्ट्री, अदब और अमन के नोबेल इनाम का ऐलान बुध, जुमेरात और जुम्मे को किया जाएगा, जबकि इक्तिसादियात के इनाम का ऐलान 9 अक्टूबर को होगा। नाज़रीन, रिपोर्ट आपने देखी, इसके साथ ही आज के प्रोग्राम में इतना ही। कल दोबारा आपसे मुलाकात हो रही होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और जाते जाते हमारा स्पेशल सेगमेंट चलते चलते ज़रूर देखिएगा। अल्लाह ने के बाद। नेपाल में एक के बाद दीगरे जिलजिले के 2 झटके महसूस किए गए हैं। खबर एजेंसी के मुताबिक पहले जिलजिले की शिद्दत 4.2 और दूसरे जिलजिले की शिद्दत 6.2 रिकॉर्ड की गई, जबकि जिलजिला 10 किलोमीटर की गहराई में आया। नेपाल में आए जिलजिले से 11 अफराद जख्मी होने की इतलात हैं। दूसरी जानिब जिलजिले के झटके भारतीय रियासत नई दिल्ली, उत्तर प्रदेश समेत दीगर भारतीय शहरों में भी महसूस किए गए। जिलजिले का मरकज हरियाणा से 7 किलोमीटर जनूब मशरकी इलाके में था। जिलजिले के झटकों के बाद से इन 5 रियासतों में अलर्ट जारी कर दिया गया। तुर्की में पुलिस ने इतवार को होने वाले हमले में मुलव्विस दहशतगर्दों की तलाश में 18 सूबों में कार्रवाई की। गैर मुल्की खबर एजेंसी के मुताबिक कुर्द अस्करियत पसंद ग्रुप से ताल्लुक के इल्जाम के शुबे में 90 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। 2 रोज कबल तुर्की के दारुल हुकूमत अंकरा में सरकारी इमारतों के करीब होने वाले खुदकुश धमाके में 2 पुलिस एहलकार जख्मी हुए थे। साबिक अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से अहम खबर यह है कि न्यूयॉर्क की अदालत में इन पर धोखाधड़ी से $100 मिलियन कमाने का इल्जाम साबित हो गया, तो उन्हें अपनी पेशकीमत जायदाद से हाथ धोना पड़ेंगे। न्यूयॉर्क की अदालत में इस्तिगासा और मुहाफिजों ने अपनी इब्तदाई बयानात दीवानी फ्रॉड के मुकदमे में दिए हैं, जो डोनाल्ड ट्रंप और उनके कारोबार की सरगर्मियों पर मरकूज हैं, जिससे एक ऐसा अमल शुरू हो गया है जो साबिक सदर को दरपेश पहले से काफी कानूनी और सियासी परेशानियों में इजाफा कर सकता है। अटॉर्नी जनरल केस में कम से कम $250 मिलियन जुर्माने, ट्रंप और उनके 2 बेटों के खिलाफ न्यूयॉर्क में कारोबार चलाने पर मुस्तकिल पाबंदी और ट्रंप और उनकी ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ 5 साल की कमर्शियल रियल एस्टेट पाबंदी की दरखास्त कर रहे हैं। इंग्लैंड में स्कूलों में मोबाइल फोन के इस्तेमाल पर पाबंदी आयद करने का ऐलान कर दिया गया। बरतानवी वज़ीर तालीम के मुताबिक स्कूलों में मोबाइल फोन के इस्तेमाल पर पाबंदी का मकसद क्लासेस के दौरान मुतवज्जह रहने की सतह को बेहतर बनाना है। वज़ीर तालीम ने यह ऐलान मैनचेस्टर में मुनक़िद होने वाली कंजर्वेटिव पार्टी की कॉन्फ्रेंस के दौरान किया। सर्वे के मुताबिक बरतानिया में वालिदैन आमतौर पर सेलफोन पर पाबंदी की हिमायत कर रहे हैं। 74% ने इस बात पर इत्तेफाक किया कि मोबाइल फोन क्लासरूम में खलफशार का बायस बनते हैं। जर्मनी में अनोखी चोरी की वारदात सामने आ गई। म्यूनिख के एक म्यूजियम के मुलाजिम ने मुतादिद पेंटिंग्स को जाली से तब्दील करके असली पेंटिंग्स को फरोख्त कर दिया। जर्मनी के प्राइवेसी के सख्त कवानीन की वजह से म्यूनिख में म्यूजियम के 30 साला साबिक मुलाजिम की शनाख्त जाहिर नहीं की गई। मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया है और उसने तराफ किया है कि इस चोरी की वजह कर्ज की अदायगी थी। अमेरिका से ताल्लुक रखने वाली 104 बरस की खातून ने पैराशूट के जरिए 13,000 फुट से ज्यादा बुलंदी से छलांग लगाकर एक नया रिकॉर्ड कायम कर दिया। शहर शिकागो से ताल्लुक रखने वाली डोरोथी हॉकिंस को उम्मीद है कि स्काई डाइविंग करने वाली मामर तरीन शख्सियत होने पर उसका नाम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया जाएगा। स्काई डाइविंग के बाद डोरोथी हॉकिंस इंतहाई पुरजोश नजर आई। इससे कबल 2022 में स्वीडन की 103 साला खातून ने स्काई डाइविंग की थी और उनका नाम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज है। दरिया अमेज़न में 120 डॉल्फिन्स की पुरस्रार हलाकत की वजह सामने आ गई। माहिरीन को शुबह है कि गुज़िश्ता हफ्ते अमेज़न में डॉल्फिन्स शदीद खुश्कसाली और गर्मी की वजह से हलाक हुई। मुहक्किकीन का ख्याल है कि शदीद खुश्कसाली के दौरान दरिया की सतह कम हो गई, जिसकी वजह से पानी गर्म हो गया।
اور درجہ حرارت اتنا بڑھا کہ ڈالفنز کے لیے ناقابل برداشت ہو گیا۔ پانی میں آکسیجن کی کمی کی وجہ سے حال ہی میں ایمیزون کے دریا میں ہزاروں مچھلیاں مر چکی ہیں، تاہم ماہرین حیاتیات نے ان کی لاشیں نکال کر پوسٹ مارٹم کیا۔ دریائے ایمیزون کی ڈالفنز زیادہ تر گلابی رنگ کی ہوتی ہیں، جن کی انواع بہت کم رہ گئی ہیں۔